नमस्कार दोस्तों। तो जो अपना पशु परीक्षर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट में जो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने इस वीडियो को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ आप सभी साथियों को जो इवनिंग शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट था, उसके अंदर उस एग्ज़ाम में आए हुए समस्त प्रश्नों के जो आंसर हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके ऊपर किस किस तरीके से जो है आप लोगों को उन प्रश्नों को जो है मैनेज करना था वो आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है? तो कौन सी धातु है जिसका गलनांक इतना कम है कि वो हथेली पर भी पिघल जाती है? तो आप यहाँ पर याद रखें कौन सी है, बताओ। गैलियम। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं, गैलियम और सीजियम। ठीक है ना। गैलियम Ga, सीजियम Cs। गैलियम व सीजियम हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं, हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो इस संदर्भ में आप गैलियम और सीजियम जो धातुएं हैं इनको बढ़ा करते हैं। जबकि जो पारा है, मरकरी है, वो कमरे के ताप पर वैसे ही तरल रूप में पाई जाती है ना, ये तरल रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है, तरल रूप में पाई जाती है। नॉर्मली अगर नॉर्मली देखें तो ये कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु मानी जाती है। तो आपको यहाँ पर आंसर कौन सा चुनाव करना है? गैलियम का चुनाव आपने करना है, क्योंकि वह कम गलना के कारण हथेली पर रखने पर पिघलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पहले प्रश्न में आप 4 नंबर ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य धातु है? तो आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? सोना, है ना। यहाँ पर मैं दो बातें बताऊंगा आपको, सर्वाधिक तन्य व आघात वर्धेय धातु। ठीक है ना। सर्वाधिक तन्य व आघात वर्धेय धातु के रूप में हम किस धातु को पढ़ा करते हैं दोस्तों? सोना। कहते हैं कि 1 ग्राम सोना हो तो 2 किलोमीटर लंबा तार इससे बनाया जा सकता है, ऐसा भी हमारी किताबों में लिखा हुआ है। 1 ग्राम सोना हो तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ऐसी बात सोने के बारे में बड़ी प्रचलित बात मानी जाती है। जबकि चांदी भी तन्य होता है, लेकिन सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। तो यहाँ पर आप सोने को पढ़ेंगे, तन्यता तो सबकी थी, लेकिन सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। अब ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। सोडियम और पोटेशियम को तो हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, एकदम नरम और सॉफ्ट धातुओं के अंतर्गत इनकी काउंटिंग होती है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो विशेष चमक रखती है। ये पिछले पेपर जो अपने शिफ्ट फर्स्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरीके का ऑप्शन उसमें बना था। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, बिल्कुल ये भी एकदम ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, अब देखो यहाँ पर आ गया धातु है। पहली बात, ग्रेफाइट धातु नहीं है, ये एक अधातु है, और यह विद्युत की कुचालक नहीं होती, ये विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये विद्युत कुचालक नहीं होती, ये विद्युत सुचालक होती है। तो इस संदर्भ में आप चेक करेंगे कि 4 नंबर ऑप्शन जो है आपके लिए सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यह निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से एक असत्य कथन जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आप फिर से 4 नंबर ऑप्शन का चुनाव करेंगे, है ना। अब आया है गोइटर यानी कि गलगंड। ठीक है ना, जिसको आप घेंगा भी कह सकते हैं, आप गोइटर भी कह दो, आप गलगंड भी कह सकते हैं, आप घेंगा भी कह सकते हैं। नाम सुना होगा गोइटर, गलगंड या घेंगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। यह रोग तभी होता है जब हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाए? बताओ। आयोडीन की कमी हो जाए। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? आयोडीन। अगर आयरन कम हो गया तो एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है भाई, खून की कमी। सोडियम कम हो गया तो पैरालिसिस की संभावना बनती है, यानी कि लकवा जो है उसकी संभावना बनती है। और कैल्शियम अगर कम हो गया तो रिकैट्स वगैरह जो रोग होते हैं इनकी संभावना बनती है, रिकैट्स, ओस्टियोमलेशिया आदि, है ना। इस तरीके से तो यहाँ पर आप आयोडीन का चुनाव जो है वो करेंगे। वहीं अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है?
माने वो कौन सा कारण है जो एड्स का संभावित कारण नहीं है। अब आप यहाँ पर गौर करना दोस्तों, ये नहीं है से संबंधित आपसे बात पूछ रहा है, ठीक है ना। कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी से पीने से एड्स से नहीं होता, तो पहला ऑप्शन एक तो ये। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से ये रोग नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक बात है। इंजेक्शन लगाने की सुई अथवा रक्ताधान द्वारा इसके द्वारा हो सकता है। संक्रमित माता के गर्भ में शिशु को भी ये रोग हो सकता है, यानी कि सी और डी तो संभावित है और उपसर्ग संभावित नहीं है, तो ए और बी संभावित नहीं है, और ए और बी ऑप्शन नंबर आपका 4, ठीक है ना। अब देखो आपको सी और डी भी दिया हुआ है, लेकिन सी और डी तो संभावित कारण है, ठीक है ना। ये तो संभावित कारण है ना, ये तो संक्रमण के कारण है, ये तो संक्रमण के माध्यम है, ठीक है ना। ये तो माध्यम है, और हमसे पूछा गया है कि माध्यम कौन सा नहीं है, तो ये जो है ये दोनों माध्यम नहीं है, तो आप ए और बी जो है इसका चुनाव करेंगे। बड़ा ही साधारण प्रश्न है, और आप इस प्रश्न को भी इजी तरीके से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, तो जीवाणु और चिकन पॉक्स और हैजा ये सब संक्रामक रोग हैं, अर्थात ये किसी न किसी माध्यम से फैलते हैं, तो इनको तो हम क्या मानेंगे, ये तो संक्रामक रोग है। जबकि कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, अर्थात ये एक असंक्रामक रोग है, ठीक है ना। यह एक असंक्रामक रोग है, और इसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और यह भी याद रखें कि यह कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होता है, अर्थात यह कोशिकाओं में वृद्धि के कारण होने वाला एक प्रमुख रोग माना जाता है। तो इसका मतलब कैंसर एक असंक्रामक रोग है, यह एक संक्रामक रोग की श्रेणी में शामिल होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवंशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन असत्य है, माने असत्य कथन छांटना है। जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन माने जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात जो बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं, जैसे कवक वगैरह हो गए, ये इस तरीके से है ना जनन करते हैं, उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। पहली बात तो यही गलत है, उनमें वेरिएशंस नहीं आते, विभिन्नताएं नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि विभिन्नताएं तब होती है जब शुक्राणु वंडाणु आदि बने, दो अलग अलग जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, तब वेरिएशंस आते हैं, तब विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है ना। अलैंगिक जनन जो है वो एक प्रकार का ऐसा जनन है जिसमें लैंगिक प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात नर मादा का कोई खेल नहीं होता। नर और मादा जब दोनों उपस्थित ही नहीं है, तो विभिन्नताएं वेरिएशंस आएंगे कहाँ से। तो इसका मतलब पहला कथन ही असत्य कथन है। जनन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्नताएं वंशागत प्रदर्शित होती है, बिल्कुल जो वेरिएशंस होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते ही हैं। कुछ विभिन्नता अलैंगिक जनन के दौरान भी उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ देखो, हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत विभिन्नताएं अलैंगिक जनन के दौरान भी होती है, लेकिन जो वो कह रहा है ना विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है, ऐसा होता ही नहीं है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान सफल विभिन्नताओं की संख्या में वृद्धि होती है, नहीं ऐसा, हाँ सॉरी, ये तो संभव है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ना, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि यह एक असत्य कथन है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जो जीव जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। तो आप पहला ऑप्शन जो है ये असत्य कथन मानेंगे, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया वहां पर देखने को हमें नहीं मिलती है। फिर मेंडल के एकल संकर संकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि सही कथन का हमें चुनाव करना है कि कौन सा कथन पूर्ण रूप से सही कथन है। मेंडल ने अपने परीक्षण के लिए वन्य मटर वाइल्ड पी, गलत, उसने उद्यान मटर का चुनाव किया था, न कि यहाँ पर उद्यान मटर का चुनाव किया था उसने, ठीक है ना, उद्यान मटर का चयन किया था। वन्य मटर यानी कि जंगली मटर नहीं थी वो, ठीक है ना, उद्यान मटर का चयन किया गया था, न कि जंगली मटर का। तो पहला कथन क्या हो गया, असत्य कथन हो गया, है ना। जबकि यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही कथन कौन सा है, तो पहला तो गलत है, तो ए ऑप्शन वाला तो गलत हो ही गया। ए ऑप्शन तो इसमें है, इसमें है, पहला और तीसरा तो वैसे ही कट गया। अब है मेंडल ने एक बार में एक गुण की वंशागति का अध्ययन किया, बिल्कुल ठीक बात है। मेंडल का कार्य लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा, बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है कि मेंडल जो है उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है 1884 को, ठीक है ना। हाँ, मेंडल ने अपने निष्कर्ष छापे थे, यानी कि प्रकाशन जब करवाया था ना इसने, तो प्रकाशन करवाया था इसने लगभग 1865-66 में, ठीक है ना, प्रकाशन करवाया था 1865-66 में, ठीक है ना।
और इसकी मृत्यु जो हो गई थी मेंडल की, वो हो गई थी आपको मैं बता दूं 1884 में। लेकिन मेंडलवाद की पुनर्खोज कब होती है? मेंडलवाद की पुनर्खोज जो है वो होती है सन 1900 में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो 35 वर्ष का टाइम पीरियड है। तो 35 वर्षों तक इसके जो प्रेक्षण जो थे वो उपेक्षित रहे थे, अर्थात उनका किसी ने कोई जानकारी हासिल नहीं की थी। लेकिन 1900 के अंदर 3 साइंटिस्टों का नाम आपने नाम सुना होगा। ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन सेरमॉक, है ना? ऑस्ट्रिया का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिक वॉन सेरमॉक, और हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। हॉलैंड के साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है ना? और एक आप पढ़ते हैं जर्मनी के साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस, जो मक्का पर प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना? ये जब अपने प्रेक्षणों को देखते हैं ना, तो इनको पता चलता है कि हमसे पहले भी किसी साइंटिस्ट ने जो है इस संदर्भ में एक बड़ा काम कर दिया है। फिर वो उसके महत्व को समझते हैं और इसका पुनः प्रकाशन करवाते हुए मेंडल को दुनिया से परिचित करवाते हैं। लेकिन मेंडल तो 1884 में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, समझ रहे हो ना? तो ये तीसरा ऑप्शन वास्तव में एक अच्छा ऑप्शन बनाया इन्होंने। इससे कठिनाई स्तर का भी पता चलता है, बच्चे का नॉलेज भी चेक होता है, ठीक है ना? और ये अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को इस बात की अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर शब्द का चयन किया था, बिल्कुल सही बात है। जीन शब्द जो है ना, ये तो दिया था किसने? जोहानसन ने, ठीक है ना? जोहानसन ने इस शब्द का जो है चयन किया था, जोहानसन। और फैक्टर यानी कि कारक शब्द जो है ना, ये दिया था किसने? मेंडल ने, ये बिल्कुल ठीक बात है। जबकि एलील शब्द जो है ना, ये दिया था किसने? बैटसन ने, ठीक है ना? एलील शब्द जो है ये बैटसन ने दिया था। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बी, सी और डी तीनों ऑप्शन का जो है चुनाव करेंगे और हम पहुंचेंगे किस ऑप्शन की तरफ है? अगर आप गौर कर रहे हैं तो 4 नंबर ऑप्शन को यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि ये कथन एकदम सही और सत्य कथन यहाँ तक के लिए चुना गया कथन माना जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भी अप्रभावी गुण। जबकि प्रभावी गुण तो प्रकट होता है, यह तो प्रकट होता है। जो अप्रकट होता है वो अप्रभावी गुण होता है। और एलिलोमॉर्फ शब्द यहाँ पर होना चाहिए था, एलिलोमॉर्फ। ये तो युग्म विकल्पी के लिए शब्द यूज होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अप्रभावी गुण जो होते हैं ना, वो कभी प्रकट नहीं होते, प्रभावी गुण तो प्रकट होते हैं, ठीक है ना? तो अभिव्यक्त नहीं कर पाता यानी कि प्रकट नहीं कर पाता, तो ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पर करेंगे 9वें प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? माने रासायनिक परिवर्तन देखना है। चाक धूल से चाक का टुकड़ा बनाना, अब ये तो वही बात हो गया कि चौक का निर्माण करना, चौक को वापस पाउडर बना देना, तो ये तो एक भौतिक है। कागज के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और ये कह रहा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, वो बताना है। पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना, यह मैं कह सकता हूं कि यह एक जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना, ये उसको थोड़ा सा इंडिकेट करता है। और धातुकार आरी के ब्लेड को तेज करने पर उसकी नोक का लाल रंग में बदलना, तो वो वापस नॉर्मल हो जाती है, तो वो कलर में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव करेंगे, क्योंकि जंग लगना और जंग लगने की प्रक्रिया है, और यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन मानेंगे कि यह भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 का आप यहाँ पर चुनाव जो है वो करेंगे दोस्तों। फिर आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैग्नीशियम एक धातु है। और याद रखें, धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? एक क्षारीय। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शब्द आ ही गया है, तो हाइड्रोक्साइड शब्द यानी कि जो OH माइनस आयन है ना, ये हमेशा किसकी विशेषता होती है? क्षार की विशेषता होती है। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, क्योंकि खुद बोल रहा है हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड शब्द जब भी प्रयोग में लिया जाता है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से क्या होता है बताओ? क्षार होता है। तो ये तो फ्री और फोकट का नंबर हो गया अपने लिए, है ना? फ्री और फोकट का नंबर है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड शब्द इसने बोल दिया, तो निश्चित रूप से हम क्षार बोलकर हम आगे बढ़ने का जो है यहाँ पर काम करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन। ये शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर यसद लेपन अर्थात गैल्वेनाइजेशन की बात यहाँ पर करेंगे, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना? गैल्वेनाइजेशन आप बोलेंगे। और क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टल बनाना, उदासीनीकरण,
तो वो अलग होता ही है। जंग लगना आप जानते ही हैं, रस्टिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप चुन लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जाम में रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट में भी है ये क्वेश्चन, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। ठीक है ना, 2015 के जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिस्कस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो ये समतल दर्पण है, सपोज करो ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। सपोज करो ये समतल दर्पण है, मान लो। ठीक है ना, और सूर्य का प्रकाश जो है सपोज करो यहाँ पर अभिलंबवत आपतित होता है। ये सूर्य का प्रकाश जो है अभिलंबवत आपतित होता है। ठीक है ना, ये होगी आपतित किरण। और ये आप देखिए कि आपतित किरण जो है उसकी विशेषता क्या है, ये अभिलंबवत आपतित हुई है। ठीक है ना, तो परावर्तित किरण भी निश्चित रूप से जो है इसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाएगी। अगर परावर्तित किरण की बात करूंगा तो इसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाएगी ना, और अभिलंब भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब जब उसी एंगल पर यह परावर्तन, उसी एंगल पर जो है इसके अंदर आपतन हो रहा है, अभिलंब भी वही है, यही इसी जगह पर, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना वो किसके साथ होता है, अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य कोण, परावर्तित किरण के मध्य कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण तो 0 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि अभिलंब भी यही है। अब आप अभिलंब भी यही करेंगे, देखो अभिलंब भी यहीं पर है, आपतित किरण भी यहाँ है, अभिलंब भी यहाँ है, परावर्तित किरण भी यहाँ है, तो ये तो 0 डिग्री बन रहा है ना। अगर मैं एक कह देता कि जो दर्पण है ना उसके साथ कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री बताते आप। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 डिग्री आप चुनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपको वो परेशानी हो रही है कि सर ये तो 90 डिग्री अभिलंब की बात कर रहा है, तो आपतित किरण अभिलंबवत है, परावर्तित किरण भी उसी मार्ग से वापस लौट गई, क्योंकि जब आपतित किरण अभिलंबवत होती है ना तो परावर्तित किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। और जो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु जो है वहां पर काल्पनिक अभिलंब भी अपनी ही खींचेंगे। समझे ना, इसका मतलब इनके साथ जो एंगल होगा ना वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ही जगह पर होंगे तीनों, जो किरणें होंगी वो एक ही जगह पर हम लिखेंगे। तो एक ही जगह पर जब सब कुछ होगा तो नो डाउट हम लोग 0 डिग्री एंगल मानेंगे। अगर वो कह देता दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के साथ, तो 90 डिग्री आप बोल देते भले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुपर क्वेश्चन है ये। दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत उम्दा लेवल का प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार। हम इसको मिलकर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। तो कैसे करेंगे, आइए इस पर अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा टूल्स जो हैं वो काम में लेते हैं आज। तो एक तो ये याद रखना है, ठीक है ना, और एक यहाँ मान लो कि मैं इस जगह पर भी एक जो है रेखा खींच देता हूँ, ये देखो, सॉरी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट अपने समझेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ये तो हो गए दो समतल, सॉरी समतल दर्पण, हाँ बिल्कुल, दो समतल दर्पण एक दूसरे से किस एंगल पर है, समकोण पर है। ये देखो समकोण पर दो समतल दर्पण है। ठीक है, पहला काम तो अपना ये हो गया। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। मान लिया 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो हम 30 डिग्री पर आपतित करवा लेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा 30 डिग्री का एक एंगल, ये कल्पना है अपनी, ठीक है ना, कल्पना के आधार पर मैं 30 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर जो है बना रहा हूँ। ठीक है, समझना है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है ये। मान लो कि ये 30 डिग्री पर आपतित हो रही है। ठीक है ना, 30 डिग्री पर आपतित हो रही है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, यहाँ ये हो गया आपकी आपतित किरण। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ में, ये होगी आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण, क्योंकि ये समझने लायक प्रश्न है। ठीक है ना, आपतित किरण होगी दोस्तों। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक अभिलंब खींचेंगे। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं बताओ, काल्पनिक अभिलंब खींच रहे हैं। ठीक है ना, ये जो एंगल है ना ये है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि 30 डिग्री पर आपतित है, तो ये तो बात अपने को समझनी थी, ये 30 डिग्री पर है। जब ये 30 डिग्री पर है तो नो डाउट यहाँ से जो परावर्तित किरण होगी
उसका मान भी कितने डिग्री होगा दोस्तों? उसका मान भी 30 डिग्री होगा, तो मैं उसको भी 30 डिग्री बना दूंगा, ठीक है ना। अगर ये आपतित किरण जो है उसका मान 30 डिग्री है, तो नो डाउट परावर्तित जो किरण होगी उसका मान भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा। उसमें हम थोड़ी चेंज करेंगे, उसका मान भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। एक सेकंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। चलो भाई, एक सेकंड, ठीक है। अब देखो ये भी अपना ये आगे चलेगा ना, तो ये भी आपको पता ही है कि ये भी कितने डिग्री का होगा? ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है? इक्वल होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये अभिलंब जो है, ये अभिलंब जो है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये तो 90 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो नो डाउट ये कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री में से ये अभिलंब है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 30 डिग्री है तो नो डाउट ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और हम जानते हैं ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं ये 90 है, ये 60 है, तो 150 तो यही हो गया। तो नो डाउट ये हमारे पास कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना ये समझने लायक प्रश्न है, और बहुत ही अच्छे लेवल का हम इसको जो है, इस प्रश्न को जो है मान सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया एक प्रकार से, किसके बारे में हम बात करेंगे? ये हो गया हमारे लिए आपतन बिंदु, ठीक है ना। इसके लिए इस मतलब जो है समतल दर्पण के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक काल्पनिक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? एक काल्पनिक अभिलंब खींचेंगे, इस रेखा को अपने आगे मिला दें और एक काल्पनिक अभिलंब खींच दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने एक काल्पनिक अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से, समझ रहा मेरी बात को। ये हमने काल्पनिक अभिलंब खींच दिया, ये देखो ये काल्पनिक अभिलंब हमने खींच दिया। अब मुझे आप बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ये आपके लिए 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये 30 डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो कितने डिग्री का है? ये हो गया 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये आपतित किरण जो है, ये जो किरण है ये किस डिग्री पर आ रही है? 60 डिग्री पर। तो हम एक बात पुनः जानते हैं, क्या हम एक बात ये भी जानते हैं दोस्तों, समझो, कि यदि आपतित किरण जो है वो 60 डिग्री, आपतित किरण 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो प्रवर्तित किरण जो है वो भी कितने डिग्री पर होगी बताओ? 60 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि आपतन कोण व प्रवर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। समझे ना मेरी बात? क्यों? क्योंकि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, इस बात को हम जानते हैं। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ये रूल है ना परावर्तन का। आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। तो यदि आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी यहाँ पर देखो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और यहाँ पर आप 60 डिग्री किस ऑप्शन पर देखेंगे? 4 नंबर ऑप्शन पर, ये देखो। और मुझे लगता है इस प्रश्न को सही करने वाला शायद ही कोई विद्यार्थी होगा, इस प्रश्न को सही करने वाला शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो इस प्रश्न को दोस्तों सही करेगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रश्न था, जिस प्रश्न का कठिनाई स्तर जो था वो पशु परिचर का नहीं था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। तो हमने इसके ऊपर बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है, और मुझे लगता है कि आप इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें इन एंगल्स को किस तरीके से जज करना था, हमें इन एंगल को किस तरीके से मैनेज करना था, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक हमने बात कर ली है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा प्रयास जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं पुनः सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो पहली आकृति ऐसी है, और ये है उत्तल लेंस की आकृति। पहला पॉइंट ये है कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की आकृति है। फिर दूसरा जो है ये इस तरीके से आकृति हमारे पास आ रही है, और ये है दोस्तों अवतल लेंस। तो बात यहाँ पर एक बार खत्म करते हैं और एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपने, ठीक है ना। देखो, और यहाँ अगर मैं आपको ऐसे बता भी दूं, इसके इस तरह पॉलिश कर दूं, तो ये हो जाता है अपने लिए उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी के धंसे उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दूं कि धंसा हुआ भाग दर्पण बन जाए, तो ये होता है मित्रों अवतल दर्पण। तो
आपको यहाँ थोड़ा सा चेक करना है। ये है आपके लिए कौन, उत्तल लेंस। तो पहले में 3 नंबर ऑप्शन का चुनाव करना है। पहले में 3 नंबर जो है वो सेट कर देना है। ये अवतल लेंस है। दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 2। पहले में 3 ये रहा, ये रहा, ये नहीं है तो दोनों को काट देंगे। सॉरी, पहले में 3, पहले दूसरा और चौथा ठीक है, और दूसरे में 2, दूसरे में 2 यहाँ, यहाँ नहीं है तो इसको भी कटेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात क्या? पहले में 3, दूसरे में 2, सी जो है वो पहला तो उत्तल दर्पण है ये बिल्कुल, और डी जो है वो डी जो है वो चौथा हो जाएगा तो ये अवतल दर्पण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को तो आप डायरेक्टली अगर 2 ऑप्शन के साथ मिलाएंगे ना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा क्या है कि ये आकृतियां जो है ना वो थोड़ी हमें थोड़ी स्पष्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, क्योंकि इनमें कोई दूसरा कलर तो है नहीं, एक ही कलर है। ठीक है ना, तो हमें थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, आप याद रखेंगे ना, इस तरफ उभरा हुआ भाग है, अगर वैसे देखेंगे तो इस तरफ उभरा हुआ भाग है, इस तरफ उभरा हुआ भाग है यानी कि उत्तल दर्पण, इस तरफ धंसा हुआ भाग है यानी कि अवतल दर्पण। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं इस बात को, और ये 2 नंबर ऑप्शन के साथ हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारे पास से, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है ना, फलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल बॉडी का पार्ट होता है, ये मादा जनन तंत्र का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा होता है, और निषेचन की प्रक्रिया इसी फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा पॉइंट जो है आप लोगों ने फिर से सेलेक्ट कर लेना है। तो फैलोपियन नलिका जो है वो फीमेल बॉडी का पार्ट होता है, जबकि शुक्रवाहक, वृषण, शुक्राशय आदि ये सब नर जनन तंत्र के हिस्से होते हैं, ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कृंतक दांत होते हैं बिल्कुल, अग्रचर्मणक, रत्नक, ये सब दांत होते हैं। पाइलोरस दांत नहीं होता, पाइलोरस आपके अमाशय का एक भाग है, पाइलोरस आपके अमाशय का एक भाग है। ठीक है, ऐसे बात है। देखो ये हो गया ग्रासनाल, ठीक है ना, ये हो गया आपके ग्रासनाल। ये जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक पार्ट, अमाशय का कार्डियक भाग होता है। और ये जो पूरा बड़ा भाग है इसको बोलते हैं फंडस भाग, और ये जो भाग होता है ना इसको अपने बोलते हैं क्या, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। ठीक है ना, और ये छोटे आंत का भाग होता है जिसको अपने बोलते हैं ग्रहणी भाग। ठीक है ना, तो यहाँ पाइलोरिक और ग्रहणी के बीच में एक वाल्व होता है जिसको अपने बोलते हैं जी पाइलोरस। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ एक पार्ट होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। तो पाइलोरस जो है ना वो आप समझ जाइए कि यह जो है दांतों का एक प्रकार नहीं है, ये अमाशय का एक भाग है। ठीक है ना, अमाशय का एक भाग है, और यह एक ऐसा वाल्व है जो आपके अमाशय और ग्रहणी दोनों को आपस में जोड़ता है, या अमाशय से भोजन को ग्रहणी भाग में भेजने के लिए जो वाल्व की जरूरत होती है दैट इज पाइलोरस। क्लियर हो गया? जबकि कृंतक सामने वाले इंसिजर दांत होते हैं, प्री मोलर जाड़ होती है छोटे वाली, रत्नक कैनाइन टीथ होते हैं, और मोलर सबसे लास्ट वाली जो बड़ी जबड़े के अंदर जो बड़े दांत होते हैं फाइनल, वो वाले इनको अपने मानते हैं। निम्नलिखित सूची में मानव से पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। मूत्राशय का तो पाचन से लेना देना ही नहीं है ना। ट्रैकिया जो है ये श्वसन से संबंधित है, इसका संबंध जो है वो किससे, श्वसन से। ठीक है ना, फेरिंग्स अपने भोजन को अंदर ले जाने वाला पार्ट होता है, इसोफेगस ग्रासनाल को अपने बोलते हैं, और मलाशय बड़ी आंत का एक भाग होता है। तो ए, सी और ई, ए, सी और ई कहाँ पर है, आपके पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आप चुनाव कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपने ग्रसनी बोल सकते हैं, फेरिंग्स को ग्रसनी बोल सकते हैं। इसोफेगस पूरी ग्रासनाल होती है, बड़ा पार्ट होता है पूरा का पूरा इसोफेगस। ठीक है ना, इस तरीके से। और मलाशय आपको बताइए रेक्टम जिसको अपने बोलते हैं, पहला ऑप्शन आप चुनेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन और इंसुलिन। फोकट का नंबर है, इंसुलिन का चुनाव करो, मौज करो। ठीक है ना, हमारा जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? इंसुलिन हार्मोन का काम है जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो इस ज्यादा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना
काम किसका है? इंसुलिन का। तो ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख हार्मोन जो है माना जाता है। अगला प्रश्न, संयोजी ऊतकों के उदाहरण बताओ। तो रक्त और अस्थियां दोनों संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है ना, जबकि एपिथेलियम और हृदय पेशी ये अपने आप में, एपिथेलियम ऊतक अलग होता है, पेशी ऊतक अलग होता है। रक्त और अस्थियां संयोजी ऊतक के उदाहरण होती है। ए और बी आप चुनेंगे और ए और बी 3 नंबर ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। 20 नंबर प्रश्न में आप 3 नंबर ऑप्शन चुनेंगे। देखो 27 प्रश्न मैंने देखे हैं आपके पशु परिचर में सामान्य विज्ञान के। 27 प्रश्न, बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन बैंक है ये। मनुष्य द्वारा अंदर ले जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना। एक तो होता है वो जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, इसको तो बोलते हैं अंतःश्वसन, और एक होता है वो जिसमें सांस को हम बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं अपने उच्छ्वसन। जब सांस अंदर लेते हैं ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और CO2, इन दोनों का आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको। जब सांस अपने अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन होता है अपना कितना, 78%, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये 78% ही होता है। सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% होता है, सांस जब छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। 16 पॉइंट कितने परसेंट, 4%। अच्छा, जब अपने सांस अंदर लेते हैं तो 0.003% के करीब आपके CO2 होती है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो 4.4% CO2 होती है। अब वो कह रहा है कि श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो ऑक्सीजन 21% होता है, तो 21% आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है, खत्म कर दो, काम हो गया, समझे ना, वहीं पर काम कंप्लीट हो गया। 21% एक नंबर ऑप्शन में, तो एक नंबर ऑप्शन करके लीव कर दो। ऐसी कौन सी गैस है जो श्वसनीय क्रियाविधि में अपरिवर्तित रहती है, नाइट्रोजन। कठिनाई स्तर प्रश्न का 7th क्लास का प्रश्न है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील और कैडमियम। तो कैडमियम एक शुद्ध धातु है, मिश्र धातु नहीं है, बस, ठीक है ना, ये एक शुद्ध धातु है, हो गया कंप्लीट। स्टेनलेस स्टील ये सब मिश्र धातुएं होती हैं। कैडमियम अपने आप में एक शुद्ध धातु है, मिश्र धातु नहीं है। सिंपल प्रश्न, कुछ भी नहीं, फोकट का नंबर। आगे बढ़े, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। एक चमकदार या पॉलिश की गई सतह से परावर्तन, ठीक है, चमकदार और पॉलिश की गई सतह से परावर्तन। चलो भाई, अब यहाँ पर अपने नियमित परावर्तन और समतल दर्पण या कुछ भी हम बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। हालांकि परावर्तन है तो नियमित परावर्तन हो गई, सीधा सी बात है, लेकिन आगे और पढ़ें। वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द, सीधा, तो बी जो है उसको 4 के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनाता है, ये सिर्फ पहले में भी था, और आप इसको किसे रिलेट कर दो, 3 नंबर को 1 नंबर से। सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये वाला जो है चमकदार, और ये वाला तीसरा नंबर पे अपने आप हो जाएगा, नियमित परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चमकदार है, पॉलिश की गई, ये पहला तो है 3 नंबर, पहला 3 नंबर तो 3 ऑप्शन पहले और दूसरे में है, तीसरा और चौथा काट देंगे। और ये जो है दूसरा जो है वो 4 नंबर के साथ है, दूसरा 4 नंबर के साथ पहले ऑप्शन में ही है। और हमारा यहीं पर क्वेश्चन जो है हल हो गया, ठीक है ना। स्मार्ट तरीके से प्रश्न पढ़ो, आपका हाथों हाथ क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है दोस्तों। अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, अंडे देने वाले जंतुओं को हम बोलते हैं अंडज जंतु, ठीक है ना। तो हम अंड प्रजक जंतु जो है इसको अपने मान सकते हैं। जरायु जंतु तो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना, तो हम अंड प्रजक यानी कि अंडों को जन्म देने वाले जंतु इसमें हम लोग कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। अंड प्रजक जंतु की पहचान करें, कौन सा अंडे देने वाला जंतु है। देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया, तितलियां अंडे देती है, गाय, मनुष्य, कुत्ता आदि ये तो शिशु को जन्म देते हैं, ये तो जरायुज होते हैं। इनकी बात करें तो ये तो जरायुज होते हैं। विवी पैरस ये तो जरायुज होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले। अंडे देने वाली तितली होती है। उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो केंचुआ भूमि के अंदर रहता है, त्वचा से सांस लेता है, और ये सभी जंतु फेफड़े से सांस लेते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, आराम से
इस प्रश्न को हम डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हिना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का यौगिक बनाता है? लासोन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, सेम क्वेश्चन अपने एलडीसी एग्जाम में भी था, नहीं सॉरी, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में था ये क्वेश्चन। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो शिफ्ट सेकंड है उसमें आए हुए प्रश्नों के माफी चाहूंगा, शिफ्ट सेकंड जो है उसमें आए हुए जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक प्रश्न जो है उनके आंसर्स पहुंच सकें और बढ़िया तरीके से वो अपने अपने प्रश्नों को चेक कर सकें। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपने जो सेकंड डे के यानी कि आज के फर्स्ट और सेकंड पारी से संबंधित प्रश्नों के ऊपर रहेगा। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। आगामी जो भी अपनी शिफ्ट हैं, जो भी डेज होंगे आपके एग्जाम्स के, उन एग्जाम्स में आपका पेपर अच्छा हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।